नमस्ते। बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अंकिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, जिनके जवाब जो है वो ज़रूरी हैं इस लिहाज से, क्योंकि अब सरकार बनने के बाद तीसरी बार जो एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो किन मुद्दों, चूंकि एक 100 दिन के एजेंडे की बात हो रही थी कि सारे मंत्री जो है वो 100 दिन का एजेंडा बनाएंगे और उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इस तरीके की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही थी। अब इसके साथ ही साथ एक समीक्षा की बैठकें भी लगातार चल रही हैं और समीक्षा की इस बैठक के बीच में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं वो पूरी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि मोदी और शाह की रणनीतियों पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि पूरा जो चुनाव है वो मोदी को केंद्रित करके ही लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सीन में कहीं रही नहीं है। ऐसे में ये जो सवाल हैं वो मोदी और शाह के ऊपर बड़े सवाल हैं और उनकी जो अब तक की नीतियां रही हैं, रणनीतियां रही हैं, या जिस तरीके का जो उनका चुनावी मैनेजमेंट है, इन सारी चीजों पर, पूरे के पूरे स्किल पर ही सवाल उठा देती हैं। तो इस लिहाज से ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अखिल सर, मैं सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने के बाद अब एनडीए के एलाइज ने भी, इनके नेताओं ने भी, इनफैक्ट बीजेपी के नेताओं ने भी अब ये कहना शुरू कर दिया है कि 400 पार का जो नैरेटिव था उसने चुनाव हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ वो ये भी मान रहे हैं कि 400 पार के नैरेटिव के चक्कर में लोगों के बीच में जो आरक्षण और संविधान का मैसेज गया, उस मैसेज ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया। तो अब तो विपक्ष और तमाम विश्लेषकों की जो बात थी वो पूरी तरीके से पुष्ट हो रही है। ऐसे में इसका सीधा जिम्मेदार किसको माना जाना चाहिए? देखिए रामप्रकाश जी, अभी तो आप विवेचना कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो आरएसएस कर रहा है, जो विपक्ष कर रहा है, जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। जरा ये देखिए, G7 में मोदी जी गए, भारत जैसे विशाल और सशक्त देश के प्रधानमंत्री इटली गए और वहां पे उनकी जिस प्रकार से आवभगत हुई, एयरपोर्ट में रिसीव करने कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विदेश गया है तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, सबसे बड़े अधिकारी ने, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है। इस प्रकार मेरे देश के प्रधानमंत्री, देखिए मेरे भारत जो है वो विश्व का महानतम देश है। बाकी हमारे अंदर मतभेद कुछ हो, हिंदुस्तान के अंदर मतभेद कुछ हो, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं आज के तारीख में। उनको जिस प्रकार का रिसेप्शन दिया, ये मुझे लगता है कि शर्मनाक है। जैसा इटली के अंदर उनका रिसेप्शन हुआ, और उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ जब मोदी जी हिंदुस्तान वापस आए। आपने पिछले 10 साल में देखा होगा, मोदी जी जब भी विदेश यात्रा से वापस आए, नड्डा जी उनको रिसीव करने जाते थे। उसके बाद एक शमियाना लगता था, मोदी जी वहां पे जाके बड़ा ऐसा उनकी उल्लास से जनता उनका स्वागत करती थी। इस बार कोई उन्हें लेने एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, कोई इनकी मीटिंग नहीं हुई। गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया कि विश्व के अंदर उनका डंका बोल रहा है। और आप देखिए जो मेलोनी वहां की वो हैं राष्ट्राध्यक्ष, बाकी राष्ट्राध्यक्षों से वो किस प्रकार से मिली हैं, और देश के प्रधानमंत्री, महानतम देश के प्रधानमंत्री से वो जिस प्रकार मिली हैं। तो मुझे ये लगता है, देखिए विदेश से भी ये संकेत अब मिल रहे हैं, देश से संकेत जो मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ये कोर्स करेक्शन हो सकता था जब 400 पार का नारा दिया गया, जब लल्लू सिंह जैसे आदमी ने, अरुण गोविल जैसे आदमी ने, दिया कुमारी जैसी ने, हेगड़े जैसे लोगों ने जब कहा कि 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे, और 400, ये चारों लोग जो है सवर्ण हैं। लल्लू सिंह राजपूत है, दिव्या कुमारी जो है वो राजपूत है, अरुण गोविल जो है वैश्य समाज से आते हैं, और हेगड़े जी जो है ब्राह्मण है। इसका मतलब ये है कि ये क्या, ये एक, और इसको क्या मोदी जी स्पष्ट नहीं इन चारों लोगों को कह सकते थे कि आपको हम इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटा रहे हैं, आप जैसे लोगों का हम समर्थन नहीं करते, आप देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी नीति थी कि हम संविधान को बदल देंगे और मनुवाद देश के अंदर स्थापित कर देंगे। ये तो देश की जनता जागृत थी, और उसने ये बता दिया कि हम आपको संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे और लोकतंत्र को भी मरने नहीं देंगे। तो आज की तारीख में जो लोकसभा के अंदर लोग बैठेंगे तो आपको लगेगा एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, और जब लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के पद पे चुनाव होगा,
विपक्ष एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेगा और उस समय अगर सभापति ये चुनवा के ले गए तो बात है। और जैसे डिप्टी स्पीकर का पद इन्होंने कभी अपोजिशन को बहुत साल से नहीं दिया है, जो हमेशा अपोजिशन के पास रहता था, इस बार डिप्टी स्पीकर का पद भी होगा, लोगों को संसद से निकाला भी नहीं जाएगा, लोकतंत्र भी स्थापित होगा और किसी भी हद में देश के संविधान को हम लोग नहीं बदलने देंगे। जी, सबसे बड़ी बात बेइज्जती से बड़ी बात ये भी एक है कि बेइज्जती को पचाया जा रहा है इस बार, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। जो बात आपने कही, अगर कोई लेने नहीं गया या अगर आपको याद हो तो मोदी जी को जब कोई लेने नहीं गया था तो मोदी जी प्लेन से उतर ही नहीं रहे थे, इस तरीके की स्थिति हो गई थी। और वापस देश में लौटने के बाद अगर ये स्थिति हो जाए कि उनको कोई रिसीव करने ना पहुंचे, तो ये तो बेइज्जती को एक तरीके से पचाने वाली चीज हो गई। जी राम प्रकाश जी, एक और चीज देखिए, अरे हम लोग जब किसी कार्यक्रम में राम प्रकाश जी जाते हैं, आप कभी जाते हैं, आनंद जी कभी जाते होंगे, जब हमारी कार लग जाती है तब कहा जाता है कि बाहर आइए। मेरे महंते देश के प्रधानमंत्री को 2 मिनट खड़े होकर इंतजार करना पड़ा कार का। कारें आती चली गई, चलती चली गई और मोदी जी बाहर खड़े रहे, फिर उनको किसी ने बैठने के लिए कहा, वो खुद आए सोफे में बैठे जब उनकी कार आई। देखिए, कुछ भी हो, मेरा देश विश्व का महानतम देश है और मेरे देश के आज के तारीख में रिप्रेजेंटेटिव है मोदी जी। तो मोदी जी का जिस प्रकार से वहां आगमन नहीं, किसी ने एक जॉइंट वहां बैंड बाजे वाले खड़े हुए थे। अरे मोदी जी का स्वागत करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष मेलोनी जी को खुद आना चाहिए था या अपने नंबर 2 को वहां पे भेजना चाहिए था। वहां पे तो बाकी देश के राष्ट्राध्यक्षों से तो वो गले मिल रही थी और मेरे देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने इस प्रकार से अपमान किया, तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सह सकता। मैंने देखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हवाई जहाज के अंदर जाकर खुद उन्हें लेकर बाहर आया करते थे। ये मेरे देश की छवि थी और मेरे देश की छवि इटली ने किया। इटली से हमारे जो संबंध है उसको तोड़ लेना चाहिए मोदी जी। सर, एलाइज और इनके जो इनके दल के भी नेता अब जब इन्होंने ये हार के कारणों की समीक्षा में ये बताना शुरू कर दिया है कि क्या क्या वजहें रही, इन वजहों में जो वजहें गिनाई जा रही हैं उसके बाद और उसके जो स्थिति सामने आ रही है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में दिखा, जो सीन जो है बिहार के अंदर दिख रहा है, उसी तरीके का एक सीन उत्तर प्रदेश के अंदर बनता हुआ भी दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर हारे हुए कैंडिडेट इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा में बेतरघात हुआ, जिसके चलते तमाम जो जातियां हैं वो गिनवाई जा रही हैं, जातियों के नाम गिनवाए जा रहे हैं, इन जातियों का वोट नहीं मिला जिसके चलते भाजपा हार गई। तो क्या ये भाजपा में बदलाव के संकेत हैं? इस चीज को ऐसे समझा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अंदर भी जो है अब वो राजनीति वाली स्थिति एक बार फिर से जाग रही है, जब वो सही और गलत की बात करते हुए देखे जाएंगे, जिसको लेकर के राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे तमाम बड़े नेताओं की आलोचना होती आई है कि वो हर मुद्दे पर खामोश रहते हैं। देखिए, ये इस बार अहंकार की हार हुई है। इस देश के अंदर अहंकार नहीं चल सकता। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जरा छवि को देखिए, आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी राजनीतिज्ञ के उसको देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जो बड़ा नेता होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, वो झुकता है। मोदी जी ने अपने को ऐसे स्थापित कर लिया, ऐसा बता दिया जैसे कि अरे ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है, ये तंत्र नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये रूस नहीं है, ये चीन नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये प्यारा लोकतंत्र है और यहाँ पे हर समाज के, हर राज्य के जो सभ्यता और संस्कृति है उसका सम्मान करना आवश्यक है। ये अहंकार की हार है। और राहुल गांधी ने देखिए दोबारा कह दिया है, नोट कीजिएगा, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो केवल इंडिया अलायंस में रहे और कांग्रेस के अंदर रहे, वो दोबारा जनता से मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं। अगले 4 महीने वो चुप बैठने वाले नहीं है, जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ बैठेंगे, जनता के दुख दर्द को सहेंगे। और राम प्रकाश जी बताइए, आप तो युवा हैं, जिस प्रकार नीट परीक्षा में मेरे देश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, बेईमानी हुई है, मेधावी, ये रुपयों के लिए ये लोग इतना बिक गए हैं, लाखों करोड़ों का खेल हुआ है। बिहार के अंदर बकायदा एक टीचर ने, जैसा बताया जा रहा है, बच्चों को एक रात पहले प्रश्नों के जवाब रटाए हैं। गुजरात के अंदर वहां पे पकड़े गए हैं लोग जिन्होंने पेपर को लीक करके करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। बिहार से लोग गुजरात जाके उन्होंने एग्जाम दिया, करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। और मैं एक चुनौती देता हूं राम प्रकाश जी, जो बच्चों ने टॉप किया है
उनकी सबकी आर्थिक पृष्ठभूमि आप निकलवा लीजिए, उसको एनालाइज करवा लीजिए, सब अमीर परिवार के लोग होंगे। गरीब बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा आगे पढ़ाई न कर सके, और जितने टॉपर्स हैं, इन टॉपर्स बच्चों को एम्स दिल्ली के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलेगा। पता नहीं 67 और 70 कितने उन्होंने लोगों को टॉप करा दिया है पिछले 5 साल का, जब से ये बना हुआ है। नीट के एग्जामिनेशन होते हैं, आप देखिए, एक एक दो आदमी टॉप करते थे। इस बार खुलेआम बेईमानी हुई है, और यहां तक खबर है जो ओएमआर सीट होती है वो ब्लैंक छोड़ के बच्चे आए हैं, और टीचर्स ने उसमें निशान बना के फुल मार्क्स दिए हैं। बेईमानी की पराकाष्ठा हो गई है, और बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। हजारों लाखों रुपए खर्च करके बच्चे, और जब 26 लाख बच्चों की बात होती है, उनके माँ बाप, चाचा ताऊ, उनके भाई बहन, सबको गिन लीजिए। देश के कम से कम 5% बच्चों के साथ धोखाधड़ी हुई है, और उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं नहीं कोई पेपर लीक आउट हुआ है, छोटी मोटी घटनाएं। देश के साथ धोखाधड़ी हुई है पैसे का, और ये जो चुनावी बॉन्ड से इनको पैसा मिलना बंद हुआ है, उसकी भरपाई इन्होंने नीट परीक्षा से की है, मैं आरोप लगाता हूं। जी जी। और एक चीज और समझना चाहूंगा सर आपसे कि ये जिस तरीके से अभी ये सारा स्कैम सामने आ रहा है, और इसके पहले भी लगातार जिस तरीके से तमाम भर्तियों में पेपर लीक का मामला आता रहा है, ऐसे में सरकार का अब ये जो रवैया है वो केवल लीपापोती करने जैसा है कि ये छुपाया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से बाहर तक सड़ चुका है, और सड़े हुए सिस्टम को छुपाने के लिए भी लीपापोती की जा रही है। और साथ ही साथ बेरोजगारी के मुद्दे की जो बात हो रही थी, जिसको अब भाजपा के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया है, उस मुद्दे को भी छिपाया और दबाने की कोशिश हो रही है इसी के बहाने। देखिए, सिस्टम सड़ गया है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। मैं याद कर रहा था अपने हाई स्कूल इंटर के एग्जाम को, याद कर रहा था अपने बच्चों के एग्जाम्स को, याद कर रहा था। कभी बेईमानी नहीं सुनी है। मेरे बच्चे तो 15-16 साल पहले उन्होंने एमबीए सीएट कैट क्वालिफाई किया है। एक बार हमने कभी नहीं सुना कि बेईमानी हुई है। ये 2005 की बात है। मेरे बेटे का कैट के अंदर 98.8% परसेंटाइल आया था। कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से सारे चुनाव वो हुआ करते थे। ये जानबूझ के पूंजीपतियों के खिलवाड़ करके, पैसे वालों के साथ समझौता करके बेईमानी जानबूझ के कराई है। सिस्टम नहीं सड़ा हुआ है, ये करवाते हैं। ये जानबूझ के सीटें बेचते हैं, और ये जानबूझ के बेईमानी कराते हैं। 1500-2000 रुपए का फॉर्म बिकवाते हैं, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं, जान के पेपर लीक कराते हैं, अमीर बच्चों को नियुक्त करते हैं, गरीब बच्चों के साथ, मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ धोखा करते हैं। सिस्टम सड़ा हुआ नहीं है, ये बेईमान लोगों ने कब्जा कर लिया है। सिस्टम सही है, केवल बेईमान लोगों ने सिस्टम पे कब्जा करके उसको दुरुपयोग किया है, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है वो सत्ता पक्ष के दलाल हैं, और इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम होगा। अगर सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जाएगी, बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे, जो मंत्री भी होंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे, ऐसे लोग भी जेल जाएंगे। तो सर, ये मामला इतना आगे बढ़ने दिया जाएगा? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान साहब तो खुद कह रहे हैं कि भाई काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करके एडमिशंस ले लेंगे, उसके बाद धीरे से ये मामला जो है दबा लिया जाएगा। फिर वहां तक मामला पहुंचेगा कैसे? अरे, देश के बच्चे, देश के युवा जो हैं, क्या वो उनमें दम नहीं है? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उनको याद नहीं है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शिक्षा मित्रों ने, सालों से शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। देश के किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 750 किसानों ने शहादत दे दी। क्या सरकार ने सुना? आज भी इतने समय से बैठे हुए हैं किसान, क्या सरकार सुन रही है? तमाम हर प्रदेश में किसी न किसी नौकरी, किसी न किसी भर्ती में घोटाले की जांच की मांग को लेकर के बच्चे जो है वो धरनारत हैं। सर, क्या सुनवाई हो रही है? ये भी उसी तरीके से डंप हो जाएगा? देखिए, मैं आपसे, जो आप ये संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग जो YouTube के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, ये ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो सुनिएगा। उसने इन बच्चों से कहा है, प्लान बी बनाओ, YouTube चैनल्स खोलो, जनता तक अपनी बात पहुंचाओ। तुम धूप में बैठते हो, 45 डिग्री में बैठते हो, तुम फेंट होते हो, तुम्हारे को नहीं सुनता, तुम्हें लाठी मारता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपना YouTube चैनल खोलो और अपने लोगों में फैलाओ बात, और बताओ कि हिंदू मुसलमान देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा बेरोजगारी है, देश का मुद्दा महंगाई है, और हम लोगों को, जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी बात जनता तक पहुंच रही है। जनता तक बात पहुंचेगी। इस बार इनको 240 पे पहुंचाया है, और अगर विपक्ष की सरकार, इंडिया की सरकार भी बनी, और उन्होंने भी किसानों के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार किया, और मेरे बच्चों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी की,
राम प्रकाश जी, कसम खाता हूं भी दोबारा आपके कार्यक्रम में इंडिया अलायंस की आलोचना करूंगा। मेरी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन देश के प्रति मेरा कर्तव्य है। आज भी लड़ूंगा, कल भी लड़ूंगा। और इन बच्चों को यूट्यूब चैनल खोल खोल के इन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को हिंदू मुसलमान में धकेला है। ये व्हाट्सएप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से जनता को जागृत करें। और भारत के युवाओं के साथ अगर इस प्रकार का अन्याय होगा और मेरे बच्चे अगर अवसाद में जाएंगे, कुछ बच्चों ने आत्महत्या करने के भी प्रयास किए हैं, उनके माँ बाप भी अवसाद में हैं, दुख में है मेरा देश। इसलिए बच्चों को और किसानों को, जितने भी संघर्षशील लोग हैं, भारत को पुनर्जीवित करने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए दोबारा जागृत होने की आवश्यकता है। जी, बच्चों के साथ साथ सर सियासत में भी कई सारी लड़ाइयाँ इस समय बड़े विमर्श का विषय बनी हुई हैं। इसमें से एक लड़ाई जो है वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और लगातार इसको लेकर के जितने तरीके की बातें की जा रही हैं, जितने तरीके का नैरेटिव सामने आ रहा है, उसमें सर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, वो ये कि संघ जो ये लड़ाई लड़ रहा है, अब संघ अपने अस्तित्व की बचाने की लड़ाई लड़ रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी को मोदी और शाह के आवरण से मुक्त कराने की लड़ाई? देखिए, आरएसएस को ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी उनके हाथ से निकल गई है। बाप को पता चल गया है कि बेटा जो है वो नालायक निकल गया है और उसने बाप का साथ छोड़ दिया है। और बाप का ध्यान देना, और एहसान फरामोश बेटा है, जिस बाप ने उसको पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया, उस बाप को उसने अपने प्रेसिडेंट नड्डा जी के माध्यम से धक्का दे दिया है। बाप को समझ में आ गया है। और क्योंकि बेटा 75 साल का होने वाला है, मार्गदर्शक मंडल में चला गया है, उसको मार्गदर्शक मंडल में भेज के किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो 142 करोड़ लोगों को जोड़ के रख सके, मेरे देश को तोड़े नहीं, मेरे देश को हिंदू मुसलमान में न तोड़े और दलितों आदिवासियों के साथ अत्याचार अनाचार न हो। मेरे देश के अंदर 142 करोड़ लोगों को एकजुट करने वाला नेता चाहिए। आरएसएस को भी समझ में आ गया है, उन्होंने भस्मासुर पैदा कर दिया है और भस्मासुर ने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया है। इसलिए किसी ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो देश को एकजुट करे। बिगड़ैल बच्चे को अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है। सर, योगी और भागवत की मुलाकात की भी खूब चर्चा हो रही है, कैसे देखा जाएगा इसको? नहीं, देखिए वही मुद्दा है ना कि देखिए योगी जी को हटाना चाह रहे हैं अमित शाह, ये सब जानते हैं। आज बस चले तो मोदी जी योगी जी को हटा देंगे। तो मोहन भागवत जी ने एक मैसेज दिया है, एक इंडिकेशन दिया है कि मैं योगी जी से मिल रहा हूं और मैं नितिन गडकरी के साथ सबके साथ संपर्क में हूं और हमारी पूरी लॉबी संपर्क में है। अभी तो आपने संसदीय दल की बैठक नहीं कराई है। जिस दिन संसदीय दल की बैठक होगी या उप सभापति का चुनाव होगा, उस दिन पता चलेगा क्या स्थिति पैदा होने वाली है। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं जेडीयू क्या करेगा, जेपी क्या करेगी और फलाना क्या करेगा, बीजेपी के अंदर क्या होगा, ये भी देखने की बात है। क्योंकि ये चाहता है संघ कि वहां पे लोकसभा का अध्यक्ष भी ऐसा आदमी बने जो गुजरात लॉबी का नौकर ना हो, वहां बीजेपी का अध्यक्ष भी ऐसा आदमी बने जो गुजरात लॉबी के इशारों में न चले। ये सारा का सारा, ये बिल्कुल पक्की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इन्होंने योगी जी को छुआ, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जितना समर्थन मोदी जी का उत्तर प्रदेश के अंदर है, उससे ज्यादा योगी जी का है। योगी जी की अपनी एक सांस्कृतिक धार्मिक पीठ है। तो मोदी ये योगी जी को हटाने का प्रयास करेंगे तो पछताएंगे, नहीं हटाएंगे तो योगी जी इनको हटा देंगे। सर, अब मोदी जी के लिए फिर ऐसे में क्या विकल्प बचता है? क्योंकि पार्टी के अंदर भी नाराजगी है, बाहर भी नाराजगी है, जो गठबंधन के बाकी दल हैं वो भी अब विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मातृ संगठन संघ तो ऑलरेडी हाथ पीछे खींच चुका है। फिर विकल्प क्या है मोदी जी के पास? नहीं, मोदी जी के पास विकल्प यही है कि जितने महीने वो सरकार चला सके चलाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन सत्ता से हटे, चाहे बीजेपी का ही कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो भी वो मुश्किल में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स को दोबारा उन्हीं सीटों में बिठाया जिसमें वो पिछली बार बैठे थे, जिससे राज खुल ना जाए। अगर होम मिनिस्ट्री आज नितिन गडकरी के पास चली गई होती, वो सारे केस खोल देते। वो पूछते किरण भाई पटेल को आपने Z+ सिक्योरिटी कैसे दे दी भाई? क्या पुलवामा जैसा कोई कांड कराने का आपका प्लानिंग थी क्या? किरण भाई पटेल Z+ सिक्योरिटी लेके एक फ्रॉड आदमी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में घूमता रहा, आर्मी और वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करता रहा और बाद में पता चला वो फ्रॉड था और Z+ सिक्योरिटी ले गया। ये सारी चीजें खुलेंगी ना, ये खुलेगा ना कि वहां पे जो RDS घूम रहा था, वो RDS किसके इशारे पे घूम रहा था, वो होम मिनिस्ट्री निकाल लेगी। अब इसीलिए, लेकिन जब तक बचा सकते हैं तब तक बचाएंगे। शेर की सवारी कर रहे हैं, उतरेंगे तो शेर खाएगा, नहीं उतरेंगे तो शेर खाएगा। जी, अब मोदी जी और अमित शाह साहब को लेकर के जितनी चीजें चल रही हैं, अगर इतने सारे एस्पेक्ट्स जब खुले हुए हैं सर, तो क्या ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है
कि अगले 2-4 महीने में मोदी जी और शाह साहब मिलकर अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे और फिर वो सरकार को गिराने का काम खुद करेंगे और दोबारा चुनाव में जाएंगे। क्या ऐसी हो संभावनाएं सकता है। बन सकती हैं, और अगर बनती हैं तो क्या परिणाम देखते हैं आप? नहीं, ये हो सकता है। देखिए मोदी जी, मेरे को भी ये लग रहा है कि ऐसा होगा। मैंने एक चर्चा में कहा भी है। देखिए मोदी जी ये कहने का प्रयास करेंगे कि देखिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को स्वच्छंद राज करने की बिल्कुल एक तंत्र और डिक्टेटोरियल तरीके से काम करने का है। मैं नहीं सुन सकता इन बिहारियों की और आंध्र प्रदेश वालों की, मैं इनकी चिकचिक नहीं सुन सकता, मैं तो गुजरात मॉडल के हिसाब से काम करूंगा, तो मैं री इलेक्शन। लेकिन उस समय आरएसएस ने तो इस बार थोड़े निष्क्रिय हुए, अगली बार खुलेआम इनके खिलाफ काम करेंगे। और ये देखिए राहुल गांधी को भी देखना है। अगली बार देखिए हरियाणा का इलेक्शन, महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन, जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन और बिहार का इलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों इलेक्शन में इंडिया अलायंस अच्छी तरह से जीती, मोदी जी के दम फूल जाएंगे। और अगर एनडीए जीत गया, मोदी जी जीत गए, तो उस पर इंडिया अलायंस के दम फूल जाएंगे। तो मैं तो केवल एक निवेदन करना चाहता हूं हर लोकतंत्र की रक्षा करने वाले से, हर संविधान की रक्षा करने वाले से, हरियाणा इलेक्शन को, महाराष्ट्र इलेक्शन को, कश्मीर इलेक्शन को, बिहार इलेक्शन को कम मत आंकिएगा। ये अगर इलेक्शन इनको आपने हरा दिया और एकजुटता से हरा दिया, और राहुल गांधी ने जैसे कहा है कुछ दिनों में फिर वो जनता के साथ संपर्क करना शुरू कर देंगे, और इस समय चुप बैठने का समय नहीं है, क्योंकि ये कर सकते हैं मोदी जी, ये दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन दोबारा इलेक्शन के पहले बहुत इनको धोखा खाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में मोदी जी जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं उनके बल पे चल रहे हैं, बीजेपी के विचारधारा के लोग मोदी जी के खिलाफ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। अब ये आने वाले समय में मोदी जी के लिए परिस्थितियां लगातार दिन पर दिन कठिन होती जा रही हैं, और ऐसे में उनके प्रधानमंत्री बने रहने पर भी अपने आप में एक ये बड़ा सवाल उठता जा रहा है कि वो कितने दिन प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे, और फिर नहीं रहेंगे तो उनके पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, ये एक बड़ा सवाल है और बड़े विमर्श का विषय भी बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच सर।